हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है राहुल और मैं आप लोगों को एडीसीए कोर्स सिखा रहा हूँ। सो जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि उन्हें मेरा लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट्स मिलता रहे। और जिन्होंने भी इसके पहले दो वीडियोस नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर पहले उन दो वीडियो को कंप्लीट करें ताकि उनका बेसिक क्लियर हो सके। और आज हमारा थर्ड डे है। सो देर ना करते हुए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सो आज हमारा थर्ड डे है, बट कंप्यूटर फंडामेंटल्स का हम लोग का सेकेंड डे है क्योंकि इसके पहले कंप्यूटर फंडामेंटल्स हम लोग स्टार्ट किए थे, एक ही वीडियो किए हैं उसका। उसके पहले तो हम लोग सिलेबस के बारे में जानकारी लिए थे। सो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग को कंप्यूटर का डायग्राम के बारे में जानना है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे सब कोई भी फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा अभी पहले आपको थोड़ा बेसिकली बता देता हूँ कि कैसे क्या करता है। सबसे पहले ये दिया है इनपुट। इनपुट के बारे में तो मैंने इसके पहले आप लोग को बताया था। इनपुट यूनिट के अंदर इनपुट डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे कई सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। उस इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो जिन्हें भी इस इनपुट में थोड़ा डाउट हो वो प्लीज़ जाकर इसके पहले वाला वीडियो को कंप्लीट करें। उनमें उसमें उनका डाउट पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस के लिए यहाँ पे डिनोट किया गया है। जितने भी सारे इनपुट डिवाइस हो गए इसके अंदर आ गए। तो कोई भी इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। क्या देते हैं? इनपुट। तो ये इनपुट सबसे पहले जाता है सीपीयू के पास। ये इनपुट जो जो भी हम लोग इसको इनपुट देते हैं, इनपुट बोले तो इंस्ट्रक्शन, जितना भी इसको इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो सबसे पहले जाता है सीपीयू के पास। और सीपीयू टोटल तीन पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला है सीयू, जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। सेकंड है ए एल यू, जिसका है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और थर्ड होता है एम यू, जिसका होता है मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। सो कंट्रोल यूनिट बेसिकली एक ऐसा यूनिट है, मतलब कि ये एक ऐसा भाग है सीपीयू का जो कि कंप्यूटर में जितना भी इनपुट दिया गया, मतलब इंस्ट्रक्शंस दिया गया, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले तो इसको ये फाइंड करना रहता है कि वो इंस्ट्रक्शन आया किधर से, कौन से डिवाइस के थ्रू आया है और क्या इंस्ट्रक्शंस आया है। तो वो क्या करता है जनरली, इसे सबसे पहले जब हम इनपुट दिए सीपीयू में, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए, सबसे पहले गया कंट्रोल यूनिट पास। ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कंट्रोल यूनिट पहले ये पता कर लिया कि ये कहाँ से आया इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो भी हो। तो उसके बाद ये भेजता है ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है, ये प्रोसेस करने का काम करता है, मतलब समझने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बोलेंगे आपको कि 5 + 2 बराबर कितना होगा, तो आपका माइंड में प्रोसेस हो गया कि 7 होगा। ठीक है। अब इसी चीज को मैं दे दूं कि 7 5 × 7 8, तो आपका माइंड प्रोसेस करने में थोड़ा देर लग रहा है। तो यही जो प्रोसेस करने का काम है, जो भी हम ही लोग का माइंड जैसा ही सीपीयू भी है। ठीक है। हम लोग का जो माइंड में ब्रेन जो प्रोसेस कर रहा है, जो भी कैलकुलेशंस कर रहा है, वो कैलकुलेशंस जितना भी तरह का कैलकुलेशंस करने का काम होता है ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पहले इंस्ट्रक्शंस इसको प्रोवाइड किया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को। उसके बाद ये क्या करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये अपना जो भी उसको पहले इंफॉर्मेशन मिला वो पहले मेमोरी यूनिट को दे देता है। मेमोरी यूनिट स्टोर करता है। मेमोरी यूनिट जितना भी डाटा होता है सबको स्टोर करने का काम करता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, मेमोरी यूनिट को दे देता है इंफॉर्मेशन, ताकि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए रह सके। ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करता है, उसके कैलकुलेशंस करता है।
और कैलकुलेशंस करने के बाद जो भी आंसर आता है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो फॉलो करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन मतलब कि आउटपुट आता है, वो क्या करता है, वो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को बताता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप लोगों ने इनपुट दिया कंप्यूटर को कि कोई भी म्यूजिक प्ले करने के लिए, ठीक है, म्यूजिक पे जाके आप लोगों ने एंटर किया, तो वो पहले आपने एंटर किया, तो कंट्रोल यूनिट का सबसे पहले काम आएगा, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट फाइंड करेगा कि कौन सा डिवाइस के थ्रू आया। तो आपने कीबोर्ड से किया, तो उसको पता चल जाएगा कि कीबोर्ड से आया इन्फॉर्मेशन कि मुझे म्यूजिक बजाना है। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ये जो जो भी इंस्ट्रक्शन है, ये सबसे पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, एएलयू को भेजेगा कि हमें म्यूजिक प्ले करना है। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, एएलयू जो है, ये इसे समझेगा कि आखिर कहाँ क्या जा रहा है, आखिर हमको करना क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। तो ये फाइंड करता है कि इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, उसका उसका आंसर देता है। आंसर देने के लिए ये इसको समझ में आ गया कि अब हमें म्यूजिक प्ले करना है। तो ये सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को मेमोरी यूनिट में देगा फॉर फ्यूचर यूज, और उसके बाद ये क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट को प्रोवाइड करेगा कि मुझे हमें म्यूजिक बजाना है। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या काम करेगा, कंट्रोल यूनिट काम करेगा, जैसे कंप्यूटर में कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्पीकर्स होता है, प्रिंटर होता है, कई तरह के डिवाइस कनेक्ट होते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करेगा, आखिर आपने कहा है इसे म्यूजिक प्ले करना, तो म्यूजिक को तो वो प्रिंटर में छप के तो नहीं आ जाएगा म्यूजिक, आपने प्ले किया है म्यूजिक, तो हर हाल में स्पीकर के थ्रू बजता है। तो स्पीकर के थ्रू कैसे बजता है, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। ये कंट्रोल यूनिट ये जो इन्फॉर्मेशन इसको जो आंसर मिला है, ये कंट्रोल यूनिट सही जगह पे कोई सही डिवाइस के पास पहुंचाता है। कोई भी काम पार्टिकुलर डिवाइस के पास पहुंचाता है जो उस काम को कर सके, ठीक है। तो प्ले करने का काम कौन करता है, स्पीकर। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, स्पीकर को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप म्यूजिक ऑन करें, ठीक है। तो उसके बाद आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, म्यूजिक, ठीक है। अभी हम लोग इसको आगे अच्छे से समझेंगे। अभी मैं बस ऐसे ही थोड़ा मोड़ा आपको माइंड में मैप बना दिया हूँ कि ऐसा 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 होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कंट्रोल यूनिट। हम लोगों ने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस तो पढ़ लिया था, अब हमें कंट्रोल यूनिट पढ़ना है। तो क्या कहता है, कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Control unit reads every instruction given by through input device such as keyboard and then send the instruction to the appropriate part of the processing। सबसे पहले क्या कह रहा है, कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू का पार्ट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने आपको बताया था। तो ये सीपीयू का पार्ट होता है। और ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, वो जितना भी इंस्ट्रक्शन होता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो सारे इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले रीड करता है, समझता है, ठीक है। जैसे सच एज कीबोर्ड एंड देन सेंड टू द इंस्ट्रक्शन टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। और जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है वो एक सही जगह पे कोई अप्रोप्रिएट पार्ट, जो मतलब कि जो उस फंक्शन को प्रोसेस कर सके, उसे भेजता है वो पहले इंफॉर्मेशन। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, और मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग के लिए किसको भेजता है, एएलयू को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। और आफ्टर प्रोसेसिंग इट गेट द रिजल्ट फ्रॉम देम एंड अगेन सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस। और उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद जब एएलयू उसे आंसर दे देता है या एएलयू उसको रिस्पॉन्ड देता है कि आखिर हमें करना क्या है, तो वो उस इंफॉर्मेशन का क्या करता है, फिर उस इंस्ट्रक्शन को वो फिर बाद में वो आगे जाके जो उसका आउटपुट डिवाइस है, जो मतलब कि अप्रोप्रिएट आउटपुट डिवाइस है उसके लिए, उस उसे भेजता है वो इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ताकि वो हमारा जितना भी जो भी इनपुट हम दिए उसका सही आउटपुट निकल सके, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई दिक्कत आ भी रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो हमने कंट्रोल यूनिट सीयू के बारे में पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सो एएलयू का तो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, दोनों एक ही है।
It does all the calculations and makes decisions on the given data instructions. Every type of arithmetical and logical task is performed by ALU. मैंने आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है। सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन मिला, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन किसके पास जाता है? कंट्रोल यूनिट के पास। किसके पास जाता है? कंट्रोल यूनिट। और वो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? एएलयू को भेजता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को। क्यों भेजता है? ताकि वो उसे प्रोसेस कर सके और उसे प्रोसेस करके फाइंड कर सके कि इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन को समझना है। ठीक है, तो वही इसमें बता रहा है कि ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको कैलकुलेशन उसका कैलकुलेशंस करता है आंसर निकालने के लिए, डिसीजन लेता है कि सही आंसर क्या है, मतलब इंस्ट्रक्शन वो क्या दिया जा रहा है उसको समझता है, उसके बाद उसका रिजल्ट देता है। Every type of addition, subtraction, multiplication, division, etc. is done by ALU। और जितना भी तरीका का, ये तो नॉर्मल फंक्शन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जितना तरह का होता है वो ALU के थ्रू ही होता है। जितना भी हम लोग कुछ भी करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब ये ALU का ही काम है। It does takes logical decisions, makes and then yes or no, true or false, और on और off, etc। और जो भी बाकी और भी मतलब कि सिर्फ कैलकुलेशन का काम ही नहीं करता, मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का काम नहीं करता है, साथ ही साथ ये लॉजिकल डिसीजंस भी लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कोई भी इसे इंस्ट्रक्शन दिया, तो उसे वो प्रोसेस करके उसे फाइंड किया कि आखिर वो पहले इंस्ट्रक्शन क्या है, उसे वो इंस्ट्रक्शन कहना क्या चाह रहा है, उसको अच्छा उसका सही डिसीजन लेता है कि वो इंस्ट्रक्शन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद वो हमें रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है मेमोरी। इसमें एक चीज छूट गया लगता है। नहीं नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी मेमोरी के बारे में बताया जा रहा है कि मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि आप लोग का ब्रेन है, ब्रेन है, आप लोग का ब्रेन का काम क्या है? एक प्रोसेस करना है सबसे पहले। जितना भी आप लोग कुछ सोचते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा 2+2 = 2, तो आपका माइंड तुरंत प्रोसेस किया कि 4। ठीक है, और क्या काम करता है? प्रोसेस करने का तो काम करता है, साथ ही साथ स्टोर करने का भी। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपने आज सुबह क्या खाया, आज दोपहर क्या खाया, तो आप मुझे बताइएगा कि मैंने ये खाया वो खाया, तो वो आपको माइंड में याद है, वो डेटा आपके माइंड में सेट है, यानी कि वो डेटा आपके माइंड में स्टोर है। तो स्टोर करने का भी काम करता है, मेमोरी का भी काम करता है। यहाँ पे भी मेमोरी इसलिए कहा हम लोग के लिए, जैसे मेमोरी इंपॉर्टेंट है वैसे कंप्यूटर के लिए भी मेमोरी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी बिफोर एनी ऑपरेशन। कोई भी डाटा या कोई भी प्रोग्राम को मतलब कि होता है, जो भी उसका इंफॉर्मेशन होता है या कुछ भी होता है उसका डाटा, वो सब कहाँ पे सबसे पहले, कहाँ कोई भी ऑपरेशन करने से पहले कहाँ पे स्टोर होता है? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया था सबसे पहले जाके मेमोरी पास जाता है, वो मेमोरी उसे स्टोर करता है। उसके बाद इनपुट डिवाइस सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू सीपीयू, which are first stored in memory and then processed by the control unit। जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं वो सबसे पहले किसके पास जाता है? मेमोरी के पास, ताकि वो स्टोर हो सके, ताकि वो फ्यूचर में भी उसका यूज हो सके। स्टोर रहेगा तभी ना उसके पास वो लोग बार मतलब कि जो भी सीयू एएलयू ये सब बार 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 प्रोसेस करेगा या कुछ भी करेगा, इंस्ट्रक्शन को समझेगा। और हमें जैसे फर्दर फ्यूचर के लिए भी कोई उस इंस्ट्रक्शन को या उस चीज को हमको याद रखना होगा, उस चीज को हम लोग को जानना होगा, तो हम लोग मेमोरी यूनिट के थ्रू जानेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी कई तरह का, मेमोरी का दो क्लासिफिकेशन होता है। पहले क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेमोरी का क्लासिफाई किया दो पार्ट में। एक होता है इंटरनल मेमोरी और एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी। सबसे पहले इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में दो प्रकार के मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक रैम, एक रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। आगे आके अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा मोड़ा बेसिक बता देता हूँ इसका। उसका सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर होता है हार्ड डिस्क, मतलब एच डी डी, इसको एच डी डी भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। और आजकल तो एस एस डी चलता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। मैं अभी आगे आके सब कुछ बताऊंगा आपको। फिर आता है एक्सटर्नल मेमोरी, जिसके अंडर में होता है, जो जिसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसके अंडर में बहुत सारे कई कई सारे एग्जांपल इसके होते हैं, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, टैब ड्राइव, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव। कई प्रकार के इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। सो अभी आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। पहले इंटरनल मेमोरी। सबसे पहले हमारा क्या है, इंटरनल मेमोरी। द मेमोरी इज इनसाइड द कंप्यूटर। इंटरनल का नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि जो भी मेमोरी इंटर यानी कि इंटरनल यानी कि अंदर हो, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर हो या जो भी हो, उसे इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। इंटरनल मेमोरी मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। सो सबसे पहले मैं इंटरनल मेमोरी को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। वेयर डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें डाटा और प्रोग्राम स्टोर होता है प्रोसेस करने के लिए। कोई भी चीज़ का कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं या कुछ भी ओपन करते हैं हम लोग, या कोई भी फाइल हम लोग छोटा मोटा फाइल भी ओपन करते हैं, उसका सबसे पहले जब भी ओपन हम लोग करते हैं वो सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है, इंटरनल मेमोरी। और वही इंटरनल मेमोरी के अंदर प्रोसेस फिर शुरू होता है, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है? The data instructions supplied by the user are first stored in primary memory and after execution it can be stored in the secondary memory. हम लोग कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में, चाहे कोई भी काम हो, चाहे हम लोग पेंट में पेंट कर रहे हों या फोटोशॉप में एडिट कर रहे हो कोई भी फोटो या कुछ भी कर रहे हो, तो जो भी उस काम के दौरान जो भी हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, उसका सारा डेटा स्टोर सबसे पहले होता है प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ सेव करते या कुछ भी करते, तब जाके उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में सेव होगा वो। सबसे पहले स्टोर कहाँ होता है? कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हो सबसे पहले स्टोर होगा प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में होगा ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकें। द प्राइमरी मेमोरी इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस बिकॉज विदाउट इज इट द कंप्यूटर इज नॉट एबल टू बूट या वर्क। अगर प्राइमरी मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर यहाँ तक कि बूट भी नहीं हो सकता है, यानी ऑन भी नहीं हो सकता है, जिसके अंदर विंडो ओपन ही नहीं होगा अगर प्राइमरी मेमोरी ना हो। सेकेंडरी मेमोरी अगर आपके पास कम भी हो तो भी चलेगा। सेकेंडरी मेमोरी आपके पास ना भी हो, एक्सटर्नल मेमोरी हो, उससे भी आप लोग चला सकते हो कंप्यूटर। बट प्राइमरी मेमोरी अगर आपके पास नहीं है कंप्यूटर में, तो आपका पीसी बूट ही नहीं होगा, ऑन ही नहीं होगा। Primary memory is also known as main memory. There are two types of primary memory. Primary memory इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है इसलिए इसका नाम मेन मेमोरी भी रखा गया है। और प्राइमरी मेमोरी कितना प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला होता है रैम, सेकंड होता है रोम। सो सबसे पहले रैम। रैम क्या होता है? तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। The data instructions stored in RAM can be read over and over again without destroying them. Its data are destroyed if the power fails, that is, the contents of RAMs are lost if power supply is cut off. RAM is also known as main memory. RAM can be altered. अब समझिएगा। सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है, जो भी हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या कुछ कोई भी हम लोग ऐप ओपन किए हैं, सबसे पहले इसी में ओपन होता है, ठीक है। इसका काम ये होता है कि
एग्जाम्पल में आप लोग समझिएगा। आपने पेंट ओपन किया, आप पेंट में कुछ भी बना रहे हो, जैसे आप पेंट में एक घर बना रहे हो। आप घर बना रहे थे और घर बनाने के दौरान अचानक लाइट कट गया। सबसे पहले ये समझिए, आप घर बना रहे थे, बना रहे थे घर। घर बनाने के दौरान आपको मन किया कि मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ, तो आप उसे मिनिमाइज करोगे, फिर आप जाओगे म्यूजिक म्यूजिक प्ले करोगे। उसके बाद फिर से उस पेंट को ओपन करोगे, तो वहीं पे एज इट इज रहेगा, जहाँ पे आपने पेंट को छोड़ा था वहीं पे रहेगा, विदाउट सेव। सेव आप नहीं किए हो तब भी, क्योंकि ये इसका रैम में सेव है। टेम्परेरी टेम्परेरी सेव है, लेकिन रैम में सेव है। लेकिन अगर आप यही चीज आप बना रहे हो, पेंट पेंट में आप कोई भी घर बना रहे हो, अचानक लाइट कट जाता है, तो क्या होता है? लाइट आने के बाद आपका फिर से वही घर वहीं तक बना रहता है? अगर आप सेव ना किए हो पहले तो वहीं तक रहता है नहीं ना? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक तरह का टेम्पररी मेमोरी है। ये क्या करता है, ये सबसे पहला एकदम सब प्राइमरी मेमोरी है। मतलब कि सबसे पहला मेन मेमोरी इसी को कहा जाता है। इसको मेन मेमोरी भी इसी को कहा जाता है, रैम को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भी तरह का प्रोसेस होता है सबसे पहले इसी पे जाता है। और ये ही आप मतलब कि अपना ही स्पेस में सब कुछ को करता है। जैसे विंडोज भी आप ओपन करते हो, तो विंडोज भी रैम के अंदर ही ओपन होता है सबसे पहले। आप देखते होंगे कि कहा जाता है आपका रैम कम है, इसलिए आप में ये गेम नहीं चलेगा, बीजीएमआई नहीं चलेगा। क्यों? कि रैम का एक कैपेसिटी होता है। कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर क्या क्या चिप चलता है? रैम पे चलता है। अब रैम हमारे पास जितना ज़्यादा रैम का स्पेस होगा, उतना बड़ा हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब दो चार ऐप, पांच ऐप एक साथ चला सकते हैं। तो सब रैम पे निर्भर करता है, इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, जितना भी हम लोग कोई भी काम कर रहे हो, वो इनिशियली सबसे पहले स्टोर किस में होता है? रैम में। और साथ ही साथ रैम एक ऐसा मेमोरी है जिसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर रैम एक ऐसा मेमोरी है जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। उससे हमारा कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं रोम की ओर। रोम रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम्स इंस्ट्रक्शन इज परमानेंटली बिल्ट इनटू सर्कुलेट क्या है सर्कुलेटरी बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोग्राम। A ROM can't be altered. It is permanently built in memory. When the power is lost, the contents of ROM can't be lost. Check the hardware. Check the hardware parts connections using ROM. So, ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान जाइए, ये जो ROM होता है, ये कंपनी के द्वारा ही मैन्युफैक्चर करके आ जाता है। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसके अंदर हम लोग कोई प्रोग्राम डाल सकते हैं। वो पहले से उसमें प्रोग्राम डला हुआ आता है। आप लोग अच्छा से समझिएगा, रोम का काम क्या है। रोम एक प्रकार से वो एक ऐसा फंक्शन, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में समझिए, जैसे आप मोबाइल, कोई भी आपके पास मोबाइल है, मान के चलिए नोकिया का मोबाइल है। तो नोकिया का मोबाइल में आप देखते होंगे, जब भी नोकिया का मोबाइल ओपन करते होंगे तो दो हाथ आता होगा, हाथ मिलाता होगा, तब ऑन होता है। वो जो हाथ मिलाने का जो एनिमेशन है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर करके ही आया है। वो जो जो भी उसका ये जो एनिमेशन है, वो रोम में सेव किया हुआ है। और वो रोम का जो जो भी मेमोरी होता है, उसे कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? ना मिटाया जा सकता है, ना उसे डिलीट किया जा सकता है, और ना ही चेंज किया जा सकता है। लाइट कट जाए या बीच में कुछ भी हो जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसका जो भी मेमोरी रहेगा मतलब कि कुछ होता ही नहीं है उसको। और उसे हम लोग इसलिए चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कंपनी के द्वारा ही आता है और वो इनबिल्ट रहता है। ठीक है।
अब आगे हम लोग पढ़ना है सेकेंडरी मेमोरी। मैं रोम आप लोग को दिखा देता हूँ सबसे पहले। देखिए सबसे पहले ये जान जाइए ये क्या है, एक रैम है, इसे ही रैम बोलते हैं, ठीक है। और रोम इसे बोलते हैं। देखिए सीपीयू के अंदर पहले देखिए ट्रांजिस्टर जैसा होता है ये सीपीयू के अंदर पहले से इनबिल्ट होता है। ये रैम जो होता है ये इसे चेंज कर सकते हैं, ये रैम का स्टिक है, ऐसा स्टिक आता है। ये 8 GB रैम है, इसलिए इसमें देखिए 8 चिप्स है। और ये क्या है, ये रोम है। ये एक तरह का ट्रांजिस्टर जैसा ही होता है। इसके अंदर कंप्यूटर के द्वारा पहले से इनबिल्ट इसमें मतलब मेमोरी डाला जाता है। बट अब धीरे धीरे ये रोम को इम्प्रूव किया गया, और धीरे धीरे इसको और गहराई से आप लोग समझिएगा, लेकिन अभी आपको इस कोर्स के अंदर इतना गहराई से नहीं पढ़ना है। लेकिन आप लोग को मैं थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ कि ये जो रोम होता है, 3 प्रकार का रोम आया। सबसे पहले आया पी रोम, प्रोग्राम प्रोग्राम रोम, प्रोग्रामेबल रोम कुछ वैसा ही था। तो उसका काम क्या था, उसमें हम लोग ना कुछ चेंज कर सकते हैं, ना कंपनी के पास भी आप वापस भेज दोगे तो वो भी इसे चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए उसके बाद आया ई पी रोम। ई पी रोम का क्या काम था, या शायद ई रोम था। उसका काम क्या था, इरेजेबल रोम, जिसे हम लोग इरेज कर सकते हैं, लेकिन इतने आसानी से इरेज नहीं होता था। वो होता था यूवी रे के थ्रू किया जाता था उसे इरेज, उसके बाद बहुत उसका लंबा प्रोसेस होता था। फिर आया डबल ई रोम। तो उसमें क्या हुआ, उसमें आया इजीली इरेजेबल रोम, जिसे हम लोग इजीली इरेज कर सकते हैं। आजकल सब में यही यूज होता है। देखते होंगे आप कि कोई कंपनी का मोबाइल है, उसे सॉफ्टवेयर उसमें दूसरा डाल के वो दूसरा मतलब कि दूसरा कंपनी का बना दिया गया। वैसे वैसे कुछ इसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बारे में और गहराई में मत जानिए, लेकिन इतना तक आप लोग जान जाइए कि ऐसा होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंडरी मेमोरी, हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट कर दिया। प्राइमरी मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी। और उसके अंदर 2 प्रकार के मेमोरी आते हैं। रैम एक सबसे फर्स्ट आता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम को मेन मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर का फंक्शन या कोई भी तरह का फंक्शन पीसी में प्रोसेस जो चल रहा है, वो किस पे चलता है, किसका स्पेस पे चलता है, रैम, ठीक है। रोम का काम क्या है, वो कंपनी के द्वारा इनबिल्ट आता है, जिसमें प्रोग्राम हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम। और वो उसका ये रैम जो होता है ये वॉलेटाइल होता है, और रोम जो होता है नॉन वॉलेटाइल होता है। मतलब कि रैम का जो भी हम लोग मेमोरी रखते हैं वो मिट सकता है, लेकिन रोम का हम लोग मेमोरी को मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। So the secondary memory is basically used to store every data which you want to reuse in future. It stores every data in the form of file. The secondary memory is a random access memory. It rotates at a very high speed to read or write data. Hard disk is an example of secondary memory. तो ये क्या बोल रहा है, सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली इसका यूज क्यों किया जाता है, कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए। ये तो जानते हैं मेमोरी तो कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए ही होता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है, उस डाटा को फ्यूचर यूज में भी यूज में लाया जा सके। फ्यूचर में भी कभी भी आपको उसका यूज पड़े तो वो आपको वापस उसको आपको मतलब कि प्रोवाइड करे। उसमें मतलब कि वो मिटता नहीं है, उसे हम लोग ही चाहेंगे तभी मिटेगा। कभी डिलीट नहीं होता, वो अपने आप डिलीट नहीं होगा, जब हम लोग चाहेंगे तभी डिलीट होगा। तो उसमें कोई भी डाटा को स्टोर करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। और वो कैची का फॉर्मेट में जैसे कि एग्जांपल में दिया है कि वो कैची फाइल के फॉर्मेट पे सेव करता है कोई भी चीज को। और इस द सेकेंडरी मेमोरी इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसे रैम भी कहा जा सकता है।
इट रोटेट्स एट वेरी हाई स्पीड टू रीड या राइट डाटा। और ये क्या करता है, इस सेकेंडरी मेमोरी जो बता रहा है ये मेमोरी क्या, इस इसके अंदर एक हाई स्पीड में एक कैसेट जैसा होता है, आपको दिखाता हूँ मैं कैसा क्या बोल रहा है। इसके बारे में बोल रहा है, ये जो चीज होता है ये हाई स्पीड में, बहुत हाई स्पीड में घूमता है। और ये इसमें क्या, जितना भी डाटा स्टोर होता है सब इसी सीडी, एक तरह का सीडी जैसा ही लग रहा है आप लोग को, ड्राइव डिस्क जैसा। इसी में जितना भी चिप चीज सेव होता है सब इसी में होता है। एग्जाम्पल में भी वही दिया है इसमें, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है हार्ड डिस्क, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, HDD, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड हार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए ये हार्ड होता है। और डिस्क ड्राइव इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या होता है, डिस्क होता है। और ये जो ड्राइव होता है जिसके थ्रू ये घूमता है, इसलिए इसका नाम हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। नेक्स्ट, इसी के बारे में, हार्ड डिस्क। It is the most essential storage device of a computer. All the program software etc which you needs are stored in a hard disk. It is a fixed disk in the computer system. You can't transfer the hard disk my anywhere from the computer. It rotates at high speed, varying from 1000 round per minute to 6000 round per minute. Its storage capacity varies from few kilobytes KB to terabyte. So मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मेमोरी भी इम्पोर्टेंट मेमोरी ही होता है कंप्यूटर के लिए। ये बहुत ज़रूरी, मतलब कि जो हार्ड डिस्क होता है ये कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? जितना भी प्रोग्राम होता है, जितना भी मतलब कि जैसे इसका ये भी होता है, क्या बोलते हैं, कोई भी तरह का सॉफ्टवेयर होता है, सब किसमें स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। और ये हार्ड डिस्क क्या करता है उसको, जितना हम लोग को कोई भी फ्यूचर यूज में कुछ भी, कोई भी डाटा को यूज करना हो फ्यूचर में, कोई भी, जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल किए हैं, कोई भी ऐप इंस्टॉल किए हैं, जैसे आप लोगों ने MS ऑफिस इंस्टॉल किया, तो आपने आज इंस्टॉल किया, लेकिन आप 10 दिन बाद भी उसे ओपन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर है, उसे आप बाद में कभी भी यूज कर सकते हो। आज आपने कोई भी फाइल सेव किया, उस फाइल को आप बाद में भी एक्सेस कर सकते हो, जब तक आप डिलीट ना करो। You can't transfer the hard disk anywhere from the computer। और हम लोग जो ये बोलना चाह रहा है, हार्ड डिस्क को कहीं, मतलब कि कहीं भी हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ये हार्ड डिस्क को हम लोग। इट रोटेट्स एट हाई स्पीड। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो डिस्क होता है वो 1000 राउंड पर मिनट पे, 1000 राउंड पर मिनट से 6000 राउंड पर मिनट तक घूमता है। उसके अंदर जो डिस्क जो घूमता है वो 1000 राउंड से 6000 राउंड पर मिनट, 1 मिनट के अंदर वो घूमता है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी वेरी करता है, फ्रॉम केबी से लेकर कि मतलब किलो बाइट से लेकर कहाँ तक, टेराबाइट तक। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना, KB, MB, GB, TB। तो क्या होता है कि KB सबसे छोटा यूनिट होता है बाइट, उसके बाद आता है किलो बाइट, उसके बाद आता है मेगा बाइट, उसके बाद गीगा बाइट, उसके बाद टेराबाइट। सो KB, MB, GB, TB। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो आज का क्लास यहीं तक था, सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक में अगर डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ जाकर कमेंट कीजिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। और कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे बताएं, और मेरी कोई भी आप लोग को कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।